हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि हमें जो है बुक लिस्ट बताइए यूपीएससी के लिए। तो हमने कुछ चुनिंदा बुक्स को जो है यहाँ पर चुना है। ठीक है, आप इन्हीं को केवल अध्ययन करके जा सकते हैं और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। जो भी चीज़ें यहाँ पर हम बता रहे हैं सिर्फ इन्हीं को ही अपना आधार बताना। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे। वीडियो आप देख रहे होंगे तो मैंने देखिए इसको वैसे लगा रखा है जो GS 1, 2, 3 एंड 4 इस हिसाब से मैंने लगा रखा है कि पहले GS 1 की बुक लिस्ट, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की। ठीक है, तो उसी आधार पे हम सारी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने सारी चीज़ें लगा रखी हैं। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे GS 1 में जो सिलेबस पहले है तो पहले उसको बता दिया, फिर 2 में क्या है, फिर 3 में क्या है, इस तरह से GS 1, 2, 3, 4 को सारा एक क्रम में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, और एक आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि 2026 का जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको ये बुक लिस्ट नहीं फॉलो करनी है, नहीं देखनी है। वो जो पहले से फॉलो कर रहे हैं, पहले से जो पढ़ रहे हैं, उनको केवल वही देखनी है और समझनी पढ़नी। ठीक, वो अगर ये वीडियो देखने लगेंगे तो भटक जाएंगे, तैयारी से विमुख हो जाएंगे। अभी वो जो तैयारी कर रहे हैं वो अपना करते रहें। जो 2027 के बाद देना चाह रहे हैं, मतलब 2027, 28, 29, 30 वाले जो हैं वो इस बुक लिस्ट को फॉलो करें। ठीक है, तो देखिए इतिहास की सामग्री में आपको प्राचीन इतिहास आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक, 6 से लेकर 12 तक की पढ़नी है। तो हम इसमें 6 क्लास में जैसे प्राचीन भारत है, फिर 7th क्लास की मध्यकालीन भारत है, फिर 8th क्लास में 2 पार्ट है, भाग 1 भाग 2। ठीक, भाग 1 भाग 2। तो यहाँ पर कुछ नई पुस्तक में सिर्फ एक ही पार्ट में आ गई है, पता चला मुझे। लेकिन पहले जब मैं पढ़ता था तो इसमें भाग 1 भाग 2 आती थी नई एनसीईआरटी में, तो मैंने भाग 1 और भाग 2 के हिसाब से लगाया है। ये देखिए भाग 2 यहाँ पर है। ठीक, ये भाग 1 है, भाग 1। ठीक, भाग 1। तो आपको आधुनिक भारत में 8th क्लास की एनसीईआरटी को 2 पार्ट में पढ़नी, भाग 1 भाग 2। अगर एक पार्ट आप न्यू हैं, अभी खरीदने जा रहे हैं, तो एक ही भाग मिलेगा आपको, हो सकता है। ठीक है, आप कंफर्म कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है इस पर। ठीक है, अगर भाग 1 मिल रहा है मतलब एक ही पुस्तक मिलेगी जिसमें दोनों भाग एक साथ कर दिए हैं। ठीक है, पहले पतली पतली सी बुक थी, अब थोड़ी सी मोटी कर दी होगी उन्होंने, दोनों को मिला दिया होगा। तो जो पहले के विद्यार्थी हैं तो वो इसी को देखें, जो नए खरीदने जा रहे हैं तो वो अपना बुक सेलर से पूछ लें। ठीक है, कि पहले 2 भाग आती थी अब एक ही भाग है क्या, इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये पढ़नी है। फिर आप जैसे 9th क्लास में आओगे तो आपको जो है 8th क्लास के 2 भाग पढ़ लिए, फिर आप 9th क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेगी। फिर 10th क्लास में आप आओगे तो इसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री आपको 10th में देखने को मिलेगी। फिर 11th में भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिलेगी। इनमें भी आपको बहुत चुनिंदा चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि इसमें 2 से लेकर 4 तक की संभावना प्रश्नों की बनती है, वो भी मेंस में आता है। तो आप अगर किसी कोचिंग संस्थान की नोट्स पढ़ रहे हैं तो आप केवल उसी पर रिलाई करिए, आप इसको मत पढ़िए। ठीक है, 9th को छोड़ सकते हो, 10th को छोड़ सकते हो और 12th को छोड़ सकते हो। ठीक, 11th को छोड़ सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जो है बेसिक भी पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो। वैसे पढ़ लोगे तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आईआर जब आप पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आईआर का बेसिक यहाँ पर आपको दिखाई देता हुआ मिलेगा। ठीक, फिर इसके बाद जो है आप 12th में आओगे तो आपको नई एनसीईआरटी में प्राचीन भारत आपको देखने को मिलेगा। तो प्राचीन भारत का भाग 1, फिर दूसरे में आपको मध्यकालीन भारत मिलेगा। ठीक, फिर तीसरे में आपको आधुनिक भारत मिलेगा। ठीक, आप देख रहे होंगे। अब आपको पढ़ना कैसे, मैं आपको यहाँ तरीका बता देता हूँ कि जैसे आप 6 क्लास की एनसीईआरटी प्राचीन भारत पढ़ रहे हो तो इसको पहले पढ़िए, इसी के साथ साथ 12th का पहला भाग इसी के साथ पढ़ लीजिए। फिर आप मध्यकालीन भारत आप 7th क्लास की पढ़ रहे हो तो 12th का भाग 2 पढ़ लीजिए इसी के साथ। फिर आप जो है आधुनिक भारत पढ़ रहे हो 8th क्लास का तो इसके साथ साथ 12th का भाग 3 पढ़ लीजिए। तो आपका एक साथ तैयार हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, फिर इसके अलावा आपको आधुनिक भारत में आप जो है आधुनिक भारत में आप इनको पढ़ सकते हो। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल देख रहे हैं तो सिर्फ आप उसी को देखिए, फिर इसको आप छोड़ सकते हो। मेरे हिसाब से इसको पढ़ लेना चाहिए कि बेसिक चीज़ें जो होती हैं एनसीईआरटी की जो विश्व इतिहास में आएंगी तो उससे आपको एक समझ विकसित होती हुई भी दिखाई देगी। तो एनसीईआरटी आपकी समझ विकसित करने में बहुत ज़्यादा फायदा करती है। एनसीईआरटी को एक बार नहीं पढ़ना चाहिए, इसको कईयों बार आप पढ़ोगे तब आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी इतिहास की दी हुई है। तो ये जैसे प्राचीन भारत का है तो प्राचीन भारत की रामशरण शर्मा सर की बुक है। ठीक है, फिर आपकी मध्यकालीन में आप आ जाओगे, ये 11th क्लास की ये भी बुक है, 11th की ये भी बुक है, इसको पढ़ सकते हो। फिर आप आधुनिक भारत में आप आओगे 12th क्लास में तो आधुनिक भारत मिलेगा। फिर 12th क्लास में विश्व इतिहास भी मिलेगा अर्जुन देव सर की, ये विपिन चंद्रा सर की बुक है। ठीक है, ये अर्जुन देव सर की बुक है। ठीक, अर्जुन देव सर की बुक है। ठीक, इसको वही आप देख सकते हो। ठीक, तो इनको इन्हीं बुक को देखना और कुछ इसके अलावा नहीं देखना। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हो तो आप इसके अलावा केवल उन्हीं कोचिंग के नोट्स पढ़िए बार बार और एनसीईआरटी पढ़िए। तो आपको ये एनसीईआरटी पढ़नी है और वो बुक्स पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। स्टैंडर्ड बुक्स में मैं
आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको ये देखें, क्योंकि यही बुक प्राचीन भारत का आप पढ़ोगे तो प्राचीन भारत यही चीज़ें लिखी हुई हैं, थोड़ा बहुत एक आध पेज ऊपर नीचे हो जाता है। रामशरण सर की बुक ये भी है, सतीश चंद्र सर की बुक ये भी है, विपिन चंद्रा सर की बुक ये भी है, अर्जुन देव सर की बुक ये भी है। और फिर इन्हीं बुक को उन्होंने एक पब्लिकेशन के थ्रू छाप दिया है, तो थोड़ा सा ये पार्ट अलग हो गया, तो इसको थोड़ा बहुत मोटा कर देते हैं पब्लिकेशन में, बाकी मटेरियल वही रहता है। आधुनिक भारत में भी यही चीज़ें थी। आधुनिक भारत में ये हो जाता है कि थोड़ा सा आधुनिक भारत से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, तो आप इसकी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हो, बाकी बहुत ज़रूरी नहीं है। आपने अगर इन्हीं को पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आप इन्हीं को पढ़िए, और कोचिंग मटेरियल आप पढ़ रहे हो तो कोचिंग मटेरियल को देखिए, ठीक। तो मैं स्टैंडर्ड बुक्स अभी आपको ये पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। केवल आधुनिक भारत से प्रश्न ज्यादा बनते हैं तो आधुनिक भारत की पुस्तक विपिन चंद्रा सर की देख लीजिए। कुछ बच्चे स्पेक्ट्रम मुझे कहेंगे, तो स्पेक्ट्रम मैंने नहीं पढ़ी तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल और बहुत वैसी बुक है, तो मैं बचता हूँ मोटी बुक्स पढ़ने से, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको आर्ट एंड कल्चर में चले जाना है, तो आर्ट एंड कल्चर में 11th क्लास की एक बुक है फाइन आर्ट की, भारतीय कला का परिचय। फिर 12th में आपको भाग 2 मिलेगा, ये 11th में भाग 1 है, और 12th में भाग 2 भारतीय कला का परिचय एक ये है, तो आपको ये देखनी चाहिए, ठीक। तो ये दोनों पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर किसी मैगजीन में आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आता है, उसको पढ़िए और इनका बेसिक ज्ञान पढ़िए। फिर इसके अलावा कुछ ही कोचिंग संस्थान से आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसका मटेरियल पढ़िए, फिर आप नितिन सिंघानिया को छोड़ सकते हैं, ठीक। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान से नहीं जुड़े हैं, आप कोचिंग संस्थान का मटेरियल नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आप इसको नितिन सिंघानिया सर को पढ़िए, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत हर चीज़ नहीं पढ़नी, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है। इसको आप पीवाईक्यू देखो, सिलेबस देखो, फिर पढ़ो कि पीवाईक्यू में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों को महत्व दीजिए जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक। बाकी हर चीज़ लाइन बाय लाइन, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या किसी स्टैंडर्ड बुक का लाइन बाय लाइन बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, इसमें भी ये है कि जो 11th की ये बुकें हैं, इनको भी आप थोड़ा थोड़ा छांट के भी पढ़ सकते हो। 11th क्लास की विश्व इतिहास की बुकें, ठीक। फिर इसके अलावा आप आओगे तो ज्योग्राफी में आपको 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक। इसके अलावा करंट अफेयर पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़नी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझको कुछ कमी समझ में आ रही है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे महेश कुमार वर्माल सर की बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैं और कोई सजेस्ट नहीं करूंगा। वैसे आपको 6 से लेकर 12 तक की केवल एनसीईआरटी ही पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इन्हीं को बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, करंट अफेयर पढ़ना है, बस। इसके अलावा इसी से आपका बेसिक भी हो जाएगा, और करंट अफेयर आप देखते रहोगे तो आपके करंट में कोई चीज़ चल रही होगी तो उससे आपको करंट की जानकारी मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की इच्छा हो तो आप जो महेश कुमार वर्माल सर की पुस्तक पढ़ सकते हो। 6 क्लास में आप जाओगे तो पृथ्वी हमारा आवास ये दिया हुआ है, फिर 7th में जाओगे तो हमारा पर्यावरण दिया हुआ है, फिर आप 8th में जाओगे तो ये संसाधन और विकास दिया हुआ है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप जब इसको पढ़ रहे होगे 7th क्लास की एनसीईआरटी, तो इसको पर्यावरण के हिसाब से भी पढ़ सकते हो। आप पढ़ते रहिए। एनवायरमेंट में जब आप सिलेबस देखे होगे तो एनवायरमेंट का भी सिलेबस यहाँ से कवर होता हुआ दिखाई देगा, ठीक। फिर आप 9th में आ जाइए, तो 9th में भाग 1 और फिर 10th में भाग 2 के हिसाब से आइए। ये नहीं कि 9th में एक भाग ये, एक भाग और होगा इसका, वो 9th का एक भाग बना दिए, 10th को दूसरा भाग बना दिए। तो 9th की एक पुस्तक ये है, इसको पढ़ सकते हो, मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। 10th की बुक पढ़ सकते हो। फिर 11th में 2 बुक हैं, भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत और भारत भौतिक पर्यावरण, इसको पढ़ सकते हो। इसको भी पढ़ते समय आपको एनवायरमेंट की चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि एनवायरमेंट संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो एनवायरमेंट की बेसिक यहाँ से भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिर आप 12th में आ जाओगे तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इनको पढ़ना है, और ये आपकी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था 12th की ही पुस्तक है, 2 पुस्तक हैं, ठीक। तो इसको पढ़ना है। फिर महेश कुमार वर्मा सर की, ये जरूरी नहीं है, अगर किसी को लग रहा है कि सर मुझे और भी डीप में थोड़ा सा पढ़ना है, वैसे मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जीएस है आपका, बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए। डीप में जाओगे तो फिर भटक जाओगे। तो स्टैंडर्ड बुक्स में आप इनका महेश कुमार वर्माल सर की पुस्तक पढ़ सकते हो, ठीक। इसमें आप ये मत सोचने लगना है कि जो 6 से लेकर 12 तक की समरी आती है वो नहीं लेनी महेश कुमार वर्माल की, ठीक। इसमें आपको अलग से ज्योग्राफी की केवल जो पुस्तक आती है वही लेनी है, जिसमें जो है ज्योग्राफी की जानकारी, बेसिक मूलभूत जानकारियाँ आपकी दी हुई है, ठीक। इसमें 6 से लेकर 12 तक की समरी, सार नहीं लेना है वो किताब का, ठीक है। डिस्क्लेमर बता दे रहा हूँ। फिर इसके बाद फिर आपको भारतीय समाज में आ जाना है। तो भारतीय समाज में सिर्फ आपको 11th की क्लास और 11th की 2 पुस्तक हैं, समाजशास्त्र का परिचय और समाज का बोध। फिर 12th में आओगे तो भारतीय समाज और समाज में भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये पढ़नी है। अब आपको लग रहा है, मैं तो कहूँगा कि सिर्फ आपको यही पढ़ना चाहिए, इसके अलावा विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल आप पढ़ सकते हो, और करंट अफेयर देखते रहिए, ठीक। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। और पीवाईक्यू बार बार देखिए, पीवाईक्यू में करा ही रहा हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट का मैंने करा दिया है प्रश्न पूरे 2013 से लेकर के 2025 तक के, ठीक है। आप उनको देखिए। इसी तरह गवर्नेंस का भी मैंने करा दिया, 2020 तक के करा दिए, 2021 आज कराऊंगा, ठीक है। इसी तरह से आप जो करते रहोगे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे और थोड़ा सा पढ़ना है, वैसे करंट के लिए करंट पढ़िए और ये एनसीईआरटी पढ़िए, हो जाएगा आपका। बहुत ज़्यादा लग रहा हो तो विजन का वैल्यू एडिट मटेरियल पढ़ लीजिए, ठीक।
इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपको लग रहा है कि राम आहूजा सर की पढ़नी चाहिए तो आप विजन आईएएस की जो वैल्यू एडिड मटेरियल है उसको किनारे करके इसको पढ़ लीजिए, या फिर इसको नहीं पढ़ रहे हो तो भी जिसको पढ़ लीजिए। केवल एक पढ़ना है। अगर आप दोनों ना पढ़िए, मेरी सलाह यही है, तो आप एनसीईआरटी केवल पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए बस, केवल क्योंकि आपको उत्तर लिखना है ना, ये प्री में तो आता नहीं है, ठीक है। तो प्री उत्तर लिखना है तो आपको अपने हिसाब से कुछ विचार लाने होंगे, तो भारतीय समाज के विषय में इतना पर्याप्त आपके पास विचार आ जाएंगे कि आप इनसे मिला के उत्तर लिख सकते हो। बाकी पीवाईक्यू में करा ही रहा हूँ, तो आप मेरे उत्तर, जब मैं आपको इंडियन सोसाइटी के उत्तर करा दूंगा तो आप उत्तर वहां से देख लेना, ठीक है। तो मैं यही बताऊंगा बार बार कि वैल्यू एडेड मटेरियल आप पढ़ना है या फिर राम आहूजा, इनमें दो में से कोई एक चीज पढ़नी है। बाकी एनसीईआरटी आपको ये और 11th की 2 पुस्तक, ये दोनों आपको 4 पुस्तक आपको पढ़नी है, ठीक। फिर आप राज्य व्यवस्था में आ गए तो आपको 6 और 7 की पुस्तक में बेसिक जानकारी, 6 में जैसे ग्राम पंचायत के बारे में दिया हुआ है, ठीक। 7th में आपका नगर निगम नगर पालिका के बारे में दिया हुआ है, तो इसकी जानकारी बेसिक, ये वो भी जो है 6th क्लास में आप सिर्फ 1 पेज का, पूरे बुक में 1 पेज का मटेरियल मिलेगा आपके मतलब का, वो भी आप जानते होगे, तो इसीलिए मैंने उसको 6-7 की बुक मैंने नहीं दी। 7th में भी 1 पेज का मटेरियल निकल के आ पाएगा पूरी पुस्तक जब आप पढ़ लोगे, वो भी आप जानते होगे नगर निगम के क्या होते हैं, अध्यक्ष कैसे चुनाव होता है, फिर वो अध्यक्ष, फिर नगर निगम का कैसे चुनाव होता है, फिर वो कौन कौन से काम कराते हैं, तो ये जानकारी आपको बेसिक रहती है, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं जाना। अगर किसी को लग रहा हो कि सर हमको 6 ही से पढ़ना है तो 6 से लेकर 12 तक की पूरी पढ़ ले। बाकी जिसको पॉलिटी बहुत अच्छी है, पॉलिटी में पकड़ मोस्टली लड़कों की अच्छी होती है क्योंकि इंटरेस्टेड विषय होता है, तो बच्चे स्टार्ट भी यहीं से करते हैं, तो मेरी सलाह है कि 11-12 की केवल एनसीईआरटी पॉलिटी की पढ़ लें, इसके अलावा कुछ ना पढ़ें। अगर जिनकी थोड़ी वीक है तो उनको 8th क्लास से पढ़नी चाहिए, इसमें विधायिका से, संसद से विषय उठाए गए हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। फिर लोकतांत्रिक राजनीति, इसमें विश्व की व्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। फिर लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 हाई स्कूल की है, 10th की, इसको पढ़ लीजिए। फिर 11th में आओगे तो इसमें संविधान के बारे में जानकारी दी हुई है, ठीक। फिर इसके अलावा आपको यहाँ इसमें 11th क्लास की एक पुस्तक और है, राजनीतिक सिद्धांत। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, बेसिक चीज़ें जो है, बेसिक शब्दावलियाँ दी हैं, इससे आपको बढ़िया शब्दावली तैयार होती है, मेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आप स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसको आप पढ़ लीजिए, ये पोस्ट इंडिपेंडेंट के बारे में दिया हुआ है, बढ़िया है पुस्तक, मजा आ जाएगी पढ़ने के बाद, ठीक है। आधुनिक भारत पढ़ने के बाद इसको पढ़िए तुरंत। तो आधुनिक भारत आपने वहां पढ़ी, यहां से आपने आधुनिक भारत पढ़ा, इसके बाद आपने पोस्ट इंडिपेंडेंट की पुस्तक आगे लगा ली कि इसको आपने पढ़ लिया, ठीक। फिर आप जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ लिया, यहाँ पर आप वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे आपने इसको पढ़ा, इसके अलावा आपने ये पुस्तकें पढ़ ली, ये 9th की, ये 10th भारत और समकालीन विश्व 2 और विश्व इतिहास के कुछ विषय, इसको पढ़ने के बाद मैं आपको सलाह दूंगा कि आईआर की पुस्तक, ये पॉलिटी की पुस्तक है जिसको आईआर का भी मतलब दिया हुआ है, तो इसमें समकालीन विश्व राजनीति, इसको आप उठा के पढ़ सकते हो। तो एक लिंक होता हुआ दिखाई देगा कि जैसे आप इतिहास की चीज़ें पढ़ते हुए आए तो वर्तमान संदर्भ में आपने विश्व राजनीति को पढ़ लिया, तो आपका आईआर का बेसिक भी वहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार हो गया, और वर्तमान में जो चीज़ें दी हुई हैं उससे वर्तमान में हमारे भारत चाइना के संबंध कैसे हैं, भारत यूएस के संबंध कैसे हैं, तो ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक। फिर आप जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में लक्ष्मीकांत की बुक, आप उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, जितने भी मैं बुक्स बता रहा हूँ ये प्री मेंस दोनों के लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है कि आप मेंस के लिए अलग कोई मटेरियल ढूंढते चले जा रहे हो और प्री के लिए कुछ और पढ़ते चले, इन्हीं को पढ़िए, बार बार पढ़िए बस, ठीक है। इतने बुक्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। हाँ ये है कि करंट अफेयर पर थोड़ा पकड़ बनाइए, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं तो थोड़ा उस पर ध्यान रखिए, ये आर्थिक समीक्षा आ गई, बजट आ गया, तो इनको तो भाई ध्यान देना ही पड़ेगा। अब मैंने कह दिया कि कुछ इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, तो पता चला बजट भी आप नहीं पढ़ रहे हो ना। फिर उसके बाद गवर्नेंस और सामाजिक न्याय में आप देख सकते हो कि वैल्यू एडेड मटेरियल जो विजन का है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको, वैल्यू एडेड मटेरियल प्लस करंट अफेयर, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया, इसके अलावा कुछ नहीं, केवल करंट अफेयर, सेकेंड ARC की रिपोर्ट्स, ये भारत सरकार की अन्य रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हो जो कोई वर्तमान में करंट में आएगी, आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा PIB की वेबसाइट भी बीच बीच में देखते रहें कि अगर कोई चीज़ नई आई हो तो उससे आप जो है उसको इन्हेंस कर सकते हो अपने मटेरियल को, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू एडेड मटेरियल आपको पढ़ना है गवर्नेंस का और सामाजिक न्याय का, और उत्तर लेखन जरूर करते रहें। तो उत्तर लेखन मैं करा ही रहा हूँ गवर्नेंस का, 2020 तक का मैंने करा दिया है, 2013 से लेकर के 2020 तक का मैंने सारा मटेरियल करा दिया है, ठीक। तो आप इसको भी देखते रहें क्योंकि अल्टीमेटली ये मेंस के विषय हैं, इनमें आपको उत्तर लेखन जितना अच्छा होगा, भले आपको कंटेंट कम तैयार है लेकिन मटेरियल आपका अच्छा लिखा हुआ है तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे ही, ठीक है। ये नहीं कि आपको लग रहा है कि नहीं सर मैंने वो बुक नहीं पढ़ी, ये बुक नहीं पढ़ी, कोई मतलब नहीं, आपका विचार अच्छे हैं, आप आसपास के माहौल को देख पा रहे हैं, सरकार की व्यवस्थाओं को देख पा रहे हैं, आपने उसी हिसाब से लिख दिया। सामाजिक न्याय में भी वही चीज़ें होती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा आपको विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल पढ़ लीजिए, उससे काम आपका चल जाएगा। बस करंट अफेयर पे ध्यान रखते रहिएगा, ठीक। बाकी आप पॉलिटी पढ़ोगे तो वहाँ तो आपको गवर्नेंस मिल ही जाएगा, सामाजिक न्याय, भारतीय समाज पढ़ोगे तो सामाजिक न्याय का तो कुछ ना कुछ मटेरियल वहाँ दिख ही जाएगा आपको,
फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपको मैंने बताया कि ये समकालीन विश्व आप पढ़ ही रहे होगे पॉलिटी में, तो ये सब चीज़ें पहले पढ़ लोगे, है ना, तो इसको पढ़ लेना। अब आपको लग रहा है इसके अलावा करंट अफेयर, सिर्फ करंट अफेयर, अब जैसे लग रहा है कि बिम्स्टेक पढ़ना है, तो बिम्स्टेक आपको इसमें मान लो ना मिले समकालीन विश्व राजनीति में, तो आप जो है श्री राजेश मिश्रा सर की पुस्तक है, इसमें बेसिक आपको जानकारी मिल जाएगी, तो आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको ले लीजिए। अब आपको लग रहा है कि भारत यूएस संबंध पढ़ना है, पता चला करंट अफेयर में दिया हुआ लेकिन बहुत अच्छे से नहीं दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन ये केवल आपको बस पढ़ने के लिए है। आप सोचोगे कि इससे कुछ इस्तेमाल कर लेंगे, हाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं से इस्तेमाल कर ही लोगे उत्तर लेखन में, बाकी आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम आपका चल जाएगा, क्योंकि आईआर में केवल करंट बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, और उसमें भी आपको 250 शब्द का क्वेश्चन लिखना है, 150 शब्द का लिखना है, तो उसके लिए इतनी मोटी किताब, मतलब मोटी नहीं है बहुत ज़्यादा, 300-400 की बुक होगी, 300-400 पेज की, इससे ज़्यादा पुस्तक है नहीं मोटी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अगर जरूर लग रहा हो, कभी कभी लालसा होती है ना कि भारत अमेरिका संबंध यार देखते हैं कैसे हैं, इसको पहले कैसे थे, तो आपको इसका इतिहास जानने के लिए ये थोड़ा सा जानकारी दे देगी, बाकी आपको केवल करंट अफेयर से ही ये प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि भूमिका वगैरह लिखनी है थोड़ी बहुत, तो आप इससे पढ़ते हुए ले लोगे, बाकी आप करंट अगर नहीं भी पढ़ोगे तो काम आपका चल जाएगा। सिर्फ आप एनसीईआरटी ये पढ़ लिए, करंट अफेयर से अपडेट रहिए, करंट अफेयर के ही एग्जाम्पल आप लोग, क्योंकि ये GS2 मैंने प्रश्नों में भी बताया, GS2 और GS3 कि जो भी प्रश्नों की स्टार्टिंग है वो ज़्यादातर रिपोर्ट से या करंट अफेयर के किसी एग्जाम्पल से स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक। इसमें कोई इतना नहीं है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो भारत यूएस संबंध आ गए, या भारत जापान संबंध आ गए, भारत चाइनीज संबंध आ गए, भारत मालदीव संबंध आ गए, तो ये कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि करंट अफेयर में वो जानकारी नहीं दी हुई है, तो हम इसके पुराने संबंध को और ज़्यादा से अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप इस पुस्तक का सहारा ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर यहाँ तक हो गया, आपको आईआर हो गया, करंट अफेयर आपको मेन है, करंट अफेयर से ही आपका हो जाएगा। आपका नहीं भी कुछ पढ़ते हो, अगर आपने पॉलिटी ये एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो सिर्फ आप करंट अफेयर पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये GS थर्ड में हम आ गए, तो इसमें आपको 9th से लेकर 12th तक की पुस्तक, 9th की है अर्थशास्त्र, फिर आर्थिक विकास की समझ, ये 10th की है, फिर 11th में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये 11th की है, फिर 12th में आपका ये आपकी समष्टि अर्थव्यवस्था है। अब इसमें एक वेस्टी भी आती है, उसको मत लेना, यहाँ पर भी एक 12th की 11th की पुस्तक आती है, उसको भी मत लेना, जो यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई जा रही है सिर्फ वही पुस्तक को पढ़ना है। किसी की अर्थव्यवस्था थोड़ी ठीक है तो 9th और 10th को छोड़ सकते हैं, 11th 12th की जरूर पढ़ लें, ठीक है। इसके अलावा एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, 12th क्लास की है, इसकी अगर कॉपी आपको कहीं से डाउनलोड करके मिल जाए तो इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप रमेश सिंह की पुस्तक स्टैंडर्ड बुक में, या संजीव वर्मा, ये संजीव वर्मा द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, संजीव वर्मा सर की बुक है, तो या तो ये रमेश सिंह या संजीव वर्मा, दोनों में से कोई एक पुस्तक लेनी है, इसको पढ़ सकते हो। या इसके अलावा अगर कोई कोचिंग मटेरियल आप पढ़ रहे हो तो आप उसको देख लीजिए, फिर इनको दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी आपको जरूर दे लेनी है, ये एनसीईआरटी जो है इनको जरूर पढ़िए, ये पुस्तक में से ये एनसीईआरटी ओल्ड अगर चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। जरूरत ना समझ में आए, नहीं लग रहा है तो मत लीजिए, ठीक है। कोचिंग मटेरियल में आप कोचिंग मटेरियल किसी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ एनसीईआरटी और उस कोचिंग के मटेरियल को बार बार पढ़े और कुछ भी ना पढ़े। और इसके साथ साथ अगर कोचिंग नहीं कर रहे हो, गांव में हो, तो मुनलाल सर की वीडियो देख लो, ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ लो। अब करंट अफेयर से आप फोकस रहे हो, प्लस करंट अफेयर, क्योंकि ये करंट के विषय हैं। करंट में जो चीज़ मान लो कि बैंकिंग में कोई चीज़, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आपने पढ़ा और उसमें कुछ बदलाव हो गया, तो वो इनमें बेसिक चीज़ों में हो सकता ना है, क्योंकि बेसिक में कहाँ होगा, अगर तुरंत लेकर के आए हो तो आ गया हो, पता चला 2 महीने बाद फिर चेंज हो गई कोई रेपो रेट वगैरह, है ना, तो आपको वो करंट अफेयर से ही अपडेट करना पड़ेगा। तो एक बार आपने ये बुक खरीद ली, बार बार थोड़ी बुक खरीदोगे, तो इस पर अपडेट करते रहो, ठीक है। तो मुन्नाल सर की वीडियो देख सकते हो, या किसी और कोचिंग के आप वीडियो देख रहे हो, या यूट्यूब से किसी वीडियो देख रहे हो तो आप उसको देखो, केवल एक देखना है, ये नहीं कि मुन्नाल सर के भी देख रहे हो फिर किसी और के भी देख रहे हो, भटक जाओगे। 1-2 नंबर से कुछ नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सोचोगे कि 1-2 नंबर के लिए हम उधर भी चले जाएं, इधर भी चले जाएं, अगर आपकी समझ अच्छी है तो 1-2 नंबर आपकी समझ से ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये यूपीएससी खेल समझ का ही है, आपकी समझ बेहतर है। कई बार कई बच्चे पूरी बुक पढ़े भी नहीं होते, तब भी उनका प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू सब हो जाता है ना। आप खुद तुलना करो कि जो 12 घंटे पढ़ता है और जो एक बार सेलेक्ट हो गया है, आईपीएस हो गया है, आईआरएस हो गया है, वो उसके पास तो उतना समय भी नहीं रहता है, तब भी वो दोबारा फिर से निकाल देता है, तो कैसे निकाल देता है। समझ आपकी अच्छी है, किताबें बहुत ज़्यादा आपकी काम नहीं देंगी, किताबें तो केवल आपकी बेसिक समझ विकसित करेंगी, ठीक है। तो इसके अलावा मुन्नाल सर की वीडियो, स्टैंडर्ड बुक्स में कोई एक बुक, मुन्नाल सर की वीडियो, एनसीईआरटी जो मैंने बताई, इन्हीं को आप देखिए, इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। फिर आप साइंस में आ जाओगे तो विज्ञान, समान ज्ञान, पीटी में सिलेबस देखोगे सिर्फ समान विज्ञान लिखा हुआ है, तो समान विज्ञान के लिए आपको केवल 6 से लेकर के 10 तक की बुक आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद
11th क्लास की बुक, ये आपकी बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो इसको पढ़नी है। बायोटेक जब आप पढ़ोगे तो उसका बेसिक तो आपको बायोलॉजी में पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसको आप पढ़ लीजिए। फिर आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी आप जाओगे बायोलॉजी की, तो उसमें सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। तो यूनिट 9 इकाई 9 में जाओगे तो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 आपको पढ़ना है। फिर उसके साथ साथ इसी में आप इसको खरीदना नहीं है, ये वाली पुस्तक, इसमें आप चैप्टर इनको भी नहीं खरीद सकते, इनको सबको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसमें आप जो है 16 नंबर चैप्टर, आप केमिस्ट्री की बुक जाओगे 12th में, 12th की केमिस्ट्री की बुक, उसमें देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ एनसीईआरटी कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 16, दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक, ये मतलब पीडीएफ है, 16-17 पेज की है। अब इसको डाउनलोड करिए, इसको पढ़ लीजिए। तो आपको क्या पढ़ना है, 6 से लेकर 10 तक की आपने ये पढ़ लिया। 11th में आपको बायोलॉजी की पुस्तक केवल पढ़नी है। 12th में आओगे तो बायोलॉजी के केवल 2 चैप्टर पढ़ने हैं। फिर 12th में आपको केमिस्ट्री में सिर्फ ये चैप्टर। तो इतना कोई नहीं बताएगा कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। एक जगह किसी ने नहीं बताया, कभी कभी पढ़ते हुए बता दिया कि इसको पढ़ लो उसको पढ़ लो, मैंने एक जगह बता दी। इसके अलावा कोई बुक लिस्ट आपको नहीं देखनी है, सिर्फ इसी बुक लिस्ट को बार बार पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब बस स्टैंडर्ड बुक्स में आप जैसे देख सकते हो, दृष्टि की बहुत अच्छी बुक है, या वैल्यू एडेड मटेरियल आइए इसका विजन का देख सकते हो। मेरी सलाह ये है कि आप दृष्टि का ही देखिए। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आप करंट देख रहे हो, करंट को महत्व तो देना ही देना है इसमें। बिना करंट, मान लो कि अग्नि 5 मिसाइल आ गई, ठीक। अब अग्नि 5 के पहले आपको, अग्नि 5 तो करंट अफेयर में चल रहा है, अब अग्नि 4, अग्नि 3, ये सब चीज़ें जैसे आएंगी, या आकाश मिसाइल, तो इसके बारे में आप इसमें बेसिक पढ़ सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी आपका बेसिक पढ़ना है, नैनो टेक्नोलॉजी आपको बेसिक पढ़ना है, तो आप इससे बेसिक पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर तो आपको नॉर्मल बेसिक 12th के हिसाब से दिया हुआ है, यूपीएससी के हिसाब से आपको देखना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये कोई बुक आप ले करके आप इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक। फिर इसके अलावा आपको जैसे एनवायरमेंट में आ गए तो इसमें आपको वही मैंने 7th क्लास की पुस्तक बता दी, ठीक है। इसके अलावा एक 11th क्लास की पुस्तक, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें दिया ही हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ में नहीं लगाया। ये भारत भौतिक पर्यावरण, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद पर्यावरण में आप 12th की एनसीईआरटी आप खरीदोगे ही, या हो सकता है उसके चैप्टर खरीदोगे, जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की। तो 12th के सिर्फ आखिरी के 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो इकाई 10 यूनिट 10 आओगे तो यूनिट 10 में 4 चैप्टर दिए हुए, तो उसमें से चैप्टर के नाम भी मैंने डाल दिए। 13वां चैप्टर है जीव और समष्टियाँ। फिर 14 नंबर चैप्टर पारितंत्र, चैप्टर नंबर 15 जीव विविधता और संरक्षण, चैप्टर नंबर 16 पर्यावरण के मुद्दे। प्लस उसके साथ साथ एनसीईआरटी 11th की केमिस्ट्री बुक से सिर्फ 14 नंबर चैप्टर आपको पढ़ना है, ये भी 13-14 पेज का है, पर्यावरणीय रसायन, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको दृष्टि की क्विक बुक पढ़नी है, ये दृष्टि की पर्यावरण में पारिस्थितिकी, ठीक है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। शंकर आईएएस की एक बुक आती है, वो इंग्लिश मीडियम के लिए है, इसलिए मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा। हिंदी मीडियम के लिए इससे अच्छी पुस्तक कोई है नहीं, ठीक। फिर आप आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में आओगे। इन सब के साथ करंट अफेयर जरूर ऐड करना है। करंट अफेयर नहीं ऐड करोगे तो इनसे कुछ नहीं आएगा। इनका बेसिक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूर मदद करेगा, लेकिन जब आप करंट अफेयर नहीं जान रहे होगे तो मेंस में, पीटी में बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो आप समझने में विफल हो जाओगे और पीटी और मेंस दोनों फेल कर जाओगे। फिर आप जो आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल आप देखिए और करंट अफेयर देखिए, सिर्फ इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है, ठीक। बाकी मैंने जो उत्तर लेखन कराया, उत्तर लेखन जरूर देखिए। आपदा प्रबंधन के मैंने पूरे उत्तर करा दिए हैं, 2013 से लेकर के 2025 तक के मैंने सारे उत्तर करा दिए। तो आप उत्तर लेखन से भी इसको, क्योंकि ये मेंस में आते हैं, जैसे पीटी मेंस से 1-2 सवाल करंट में बनता है, तो वो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उससे आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए आपको केवल उत्तर लेखन का अभ्यास करना है, अच्छे शब्दावलियों को इस्तेमाल करना है और उत्तर लेखन बार बार करते रहना है। तो इनके वैल्यू एडेड मटेरियल आईएएस का जो आप विजन आईएएस का लोगे तो उससे आपका काम चल जाएगा, उससे आपको बेसिक चीज़ें जानकारी मिल जाएंगी और करंट अफेयर से जानकारी मिल जाए। तो आप इनके उत्तर लिख लोगे। उत्तर लेखन आपको मेन होता है, उत्तर लेखन आपका वो किताबों से नहीं आता, आपके विचारों से आता है। किताबें तो केवल आपका बेसिक विचार तैयार करने में मदद कर सकती हैं। बाकी आप करंट में देख रहे हो, घूम रहे हो कहीं पर, तो उससे आपके विचार कैसे तय हो रहे हैं, किसके साथ रह रहे हो, इससे भी विचार आपके तय होते हैं। फिर आप एथिक्स में आ जाइए। एथिक्स में आपको श्री धर्मेंद्र सर हैं, पतंजलि आईएएस के डायरेक्टर हैं। उन्होंने जो है बहुत अच्छा नोट्स उनका है, वो भी सिलेबस वाइज है, सिलेबस वाइज ही उन्होंने नोट्स बनाया है। मैंने उनके नोट्स वगैरह पढ़े हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इन्हीं के पढ़ें। अगर कहीं से मिल जाता है तो देख लीजिए, या सर से बात करिए, या कहीं पर नोट्स अमेजॉन वगैरह में अगर ढूंढते हो तो मिल जाता है, तो आप वहाँ से ले सकते हो, या इनका कोर्स भी ले सकते हो। अगर ये शायद इस समय KGS में पढ़ा रहे हैं, खान ग्लोबल स्टडीज़ में, तो आप उनका बैच भी अगर लेना चाहो तो देख लीजिए। मुझे पता नहीं है कहाँ पर इस समय पढ़ा रहे हैं कहाँ नहीं, तो मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने केवल इनके नोट्स पढ़े हैं, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि इनके नोट्स आप पढ़िए, तो मैंने नोट्स पढ़ा तो वो बिल्कुल सिलेबस वाइज नोट्स दिए हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इनके आप नोट्स जरूर पढ़िए, बहुत अच्छा नोट्स है। और एथिक्स में इनसे अच्छा मेरे हिसाब से शायद किसी ने नहीं पढ़ाया है,
ठीक है। अब PYQ एनालिसिस करिए, उत्तर लेखन अभ्यास करिए, इन्हीं से ही आपका हो जाएगा। केस स्टडी वगैरह आप देखते रहिए। केस स्टडी तो देखिए आप ही खुद ही तय करोगे कि मतलब कैसे केस स्टडी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो धर्मेंद्र सर का नोट्स अगर बात आप लोग कमेंट करोगे तो मैं धर्मेंद्र सर से बात भी कर लूँगा एक बार जा करके, तो वो अगर कहेंगे तो उनका नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आप चाहो तो इनको देख सकते हो, इनके बुक्स पढ़ सकते हो, या आपको लग रहा है कि इनसे अच्छा भी कोई मटेरियल आपको लग रहा है कहीं और से आपने पढ़ा है, तो आप केवल उन्हीं को पढ़िए, ज़्यादा इधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक। धर्मेंद्र सर पतंजलि IAS, ये देख लीजिएगा, ठीक है। किसी और धर्मेंद्र के चक्कर में अभी मत रहना कि मैंने कहीं और बता दिया, ठीक है। धर्मेंद्र सर पतंजलि IAS, ठीक है। तो इसको पढ़िए और PYQ एनालिसिस करिए, इसी से आपका हो जाएगा। इसके अलावा जब आप पूरा GS पढ़ लोगे फिर आपको ऐसे जो है ऐसे लिखते समय आपको बहुत मदद मिलेगी। और किसी का ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर हो तो वो मुझे बताना, तो मैं उसकी भी बुक लिस्ट आपको बता दूंगा, मटेरियल बता दूंगा कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये सारी बुक लिस्ट की PDF जो है हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, आप टेलीग्राम पे आज जा करके इसकी PDF ले सकते हो, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।